So, hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन। ये है हमारा पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था और आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। तो इस आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर करा जा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले तो आप लोगों को मालूम होगा जो हमारी सरकार है वो अभी हाल ही में आईटी रूल लेकर आई है। अब ये आईटी रूल क्या है, पहले हम लोग इसका नाम पढ़ लेते हैं। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये पूरा नाम है। अब इसके अंडर में क्या हो रहा है आजकल, अगर हम बात करें तो हमारे पास ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आज के टाइम पर, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। उसी के साथ हमारे पास ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियोज़ हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, और हमारे पास ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। तो आज के टाइम पर इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ देखने को मिलती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। जो ये आईटी रूल्स हैं वो क्या करेंगे, ये सारे कंटेंट को मॉनिटर करेंगे। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है तो पहले तो उस फेक न्यूज़ को हटाया जाएगा, प्लस जांच करी जाएगी इसका ओरिजिनेटर कौन है, कहाँ से ये फेक न्यूज़ फैलना स्टार्ट हुई है, किसने जो है इस सोशल मीडिया पे न्यूज़ को स्प्रेड आउट किया है। तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई चलेगी। और वो कैसे करेंगे हम लोग, ये आईटी रूल का इस्तेमाल कर उसी तरीके से जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलता है काफ़ी सारा, तो इन कंटेंट्स को मॉनिटर करा जाएगा अच्छी तरीके से कि ये कंटेंट ज़्यादा ना दिखाया जाए। उसके बाद जो न्यूज़ चैनल है, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर भी हम लोग कंटेंट को मॉनिटर करने वाले हैं। जो फेक न्यूज़ है उसको किसी भी तरीके से रेगुलेट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर हुआ होगा। नाउ अब यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो केरला हाई कोर्ट है वो रोक लगा रही है सेंटर के इस लॉ के ऊपर। क्यों, क्योंकि किसी फर्म ने जाकर पेटिशन डाला होगा कोर्ट के अंदर। अब पेटिशन डाला है किसी फर्म ने, तो यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट है वो इस चीज़ के ऊपर स्टेप उठा रही है और कह रही है कि देखो हो क्या रहा है। जो आज के टाइम पर जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, डिजिटल न्यूज़ मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो इस पर जो ये रूल लेकर आई है सरकार वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर रोक लगा रही है। कंटेंट को मॉनिटर करके कहीं ना कहीं रोक लगा रही है। वो बोला जा रहा है क्यों, देखो अभी मैंने क्या बताया, एक फर्म ने पिटीशन डाला है कोर्ट के अंदर। अब उस पिटीशन के अंदर फर्म ने बोला है कि आज के टाइम पे देखोगे 3 तरीके से मॉनिटर करा जा रहा है इस रूल से। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो आप देख पाओगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके है। सेल्फ रेगुलेशन होगा, और सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हर तरीके से जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करी जा रही है और उस पर रोक लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है। अब इससे नुकसान क्या है, अब यहाँ पर जो फर्म्स हैं उनके द्वारा ये बोलना है कि इससे जो आर्टिकल 19(1)(a) सब क्लॉज ए, इसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं ये इस आर्टिकल का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है। और देखो सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19(1)(a) किस चीज़ के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे फर्म के द्वारा अब क्यों बोला गया, आप लोगों को मालूम है। जैसा मैंने बताया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस पर जो कंटेंट है उसको मॉनिटर करा जाएगा, फेक न्यूज़ है उसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्म के द्वारा ये बात बोली गई है। तो ये जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स इससे ख़राब हो रहे हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर वही बात बोली गई है, जो फंडामेंटल राइट्स है प्राइवेसी इंटरनेट यूज़र्स की, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वायलेट कर रही है। तो ये जो रूल हैं इनके ऊपर वापस से एक बार रीचेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे डिमांड रखी गई है। तो इस आर्टिकल के अंदर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, आईटी रूल्स क्या है, बेसिकली क्या है, ओवरव्यू वगैरह भी मैंने इसमें दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनाया जा रहा है, लगभग तैयार हो चुका है, यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, ठीक है। यानी कि कहीं मतलब फ्लोटिंग मतलब क्या है, एक जगह स्थिर ना हो, वो उसे हम लोग हटा सकें, मूव कर सकें। तो यहाँ पे जो कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है अभी तक का, आज की तारीख तक का, उसको बनाया गया है, उसको डेवलप करा है एनटीपीसी ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पर इसको बनाया गया है, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये बनाया है
तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये बनाया गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। उसके बारे में बताया गया 100 मेगावाट का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पर? रामागुंडम में, और ये कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है। ये बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेज पर है और उसके बाद हम लोग और भी ढेर सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं। मार्च 2023 तक हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे इसी तरीके के। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी हाल ही में बातचीत करी गई है कि जो इंडिया और उज़्बेकिस्तान है, ये दोनों मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है डस्ट लेक 2। ठीक है, याद रखना है डस्ट लेक 2। इसकी ये 2 क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड एडिशन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आप लोगों को। तो इंडिया उज़्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक 2 ये होने वाली है, और ये कहाँ पे होगी? उत्तराखंड रानीखेत के अंदर। और ये कंटिन्यू करी जाएगी 19 मार्च से, तो 19 मार्च तक ये रहने वाली एक्सरसाइज, तो उसके बारे में बताया गया है। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम लोग उज़्बेकिस्तान का एक मैप का लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड है। उज़्बेकिस्तान से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? आप इधर से देखोगे कज़ाकस्तान पड़ता है, इधर से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है तशकेंत, और फिर इधर से किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1 2 3 4 कंट्रीज़ जो है बाउंड्री को शेयर करती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उज़्बेकिस्तान के ऊपर यहाँ पर अरल सी पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सी है ये? अरल सी। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर है, तो आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ जो 45 सोल्जर हैं वो उज़्बेकिस्तान के होंगे, प्लस इंडियन आर्मी के 45 सोल्जर होंगे, और वो इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इस अभ्यास के अंदर क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी? सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्टीज़ हैं, ये अपने स्किल्स को शेयर करेंगे। ये किस तरीके से जो आतंकवाद है उससे लड़ते हैं, यानी इंडियन आर्मी किस तरीके से जो टेररिस्ट है उनसे काउंटर करती है, और उज़्बेकिस्तान की आर्मी किस तरीके से टेररिस्ट से काउंटर करती है। ये आपस में चीज़ों को शेयर करेंगे, अपने व्यूज़ को चेंज करेंगे। आप लोग देख पाओगे वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपस में डिस्कशन करने वाले हैं किस तरीके से टेररिस्ट को कंट्रोल करा जाता है माउंटेन रीजन में, रूरल या फिर अर्बन सिनेरियो के अंडर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान में जो ये डस्ट लेक 2 अभ्यास है, ये कौन सा एडिशन है? ये है सेकेंड एडिशन, यानी कि पहले फर्स्ट एडिशन हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट एडिशन हुआ है इसका, कहाँ पर? उज़्बेकिस्तान के अंदर, नवंबर 2019 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी गई है आईएनएस करंज के बारे में। आईएनएस क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। अब ये जो आईएनएस करंज है, इंडियन नेवी ने 3rd अपना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है लेकर आ चुके हैं। अब ये स्कॉर्पियन ये जो क्लास सबमरीन है, ये हमारी नेवल के लिए, ठीक है, नेवल के लिए काम करेगा, नेवी के लिए हमारे काम करेगा। सबमरीन क्या होती है? बेसिकली पनडुब्बी होती है जो पानी के अंदर भी चलती है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा, ये देख पाओगे आप पिक्चर के अंदर, यही है आईएनएस करंज। अब ये वर्क करेगी हमारे नेवी आर्मी के लिए, हमने इसको डेवलप करा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब क्वेश्चन बन सकता है, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का मतलब क्या होता है? स्कॉर्पियन वाली सबमरीन जो होती हैं, ये डीजल प्लस इलेक्ट्रिकल अटैक वाली सबमरीन होती हैं, डीजल प्लस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करती हैं। इंडिया के पास इस टाइप की 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इंडिया के अंदर बनाई गई हैं। किसके द्वारा? मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, मुंबई के अंदर जो है, इन्होंने इस सबमरीन को बनाया है। लेकिन इन्होंने कोलेब्रेशन करा है किसके साथ? फ्रांस के अंदर एक ग्रुप है MS नेवल ग्रुप, उसके द्वारा यहाँ पे मदद करी गई है, तब हम लोगों ने बनाया है। अब ये फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद क्यों मांगी है? क्योंकि दुनिया की सबसे पहली स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रांस के इस नेवल ग्रुप ने ही बनाई थी। ओके, नाउ ये जो INS करंज है, आप लोग देख पाओगे, ये पार्ट बनने वाला है वेस्टर्न नेवल कमांड का। खैर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। जो ये स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये दुनिया की आप कह सकते हो कन्वेंशनल, एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। अब कहोगे कन्वेंशनल का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम स्कॉर्पियन जैसा मैंने समझाया, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक के ऊपर वर्क करने वाली ये सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो ये सबमरीन है इसके अंदर काफ़ी हद तक बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। क्यों? क्योंकि इस सबमरीन के अंदर पोटेंट वेपन्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, ताकि हम लोग निगरानी तो रख सकें। देखो निगरानी, ये जो सबमरीन है पानी के ऊपर भी पानी के नीचे भी दोनों तरफ देखने को मिलेगा, दोनों तरफ हम लोग अच्छे से चल तो सकेंगे, अच्छे से ये वर्क करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे वेपन्स लगे हैं कि दोनों तरफ अटैक करे जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का 5th आर्टिकल है, बात करता है हेरत फेस्टिवल के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया शिवरात्रि के बारे में, तो मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बधाइयाँ दी लोगों को हेरत फेस्टिवल के उत्सव पर। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। नाउ आगे हम बात करें इस चीज़ के बारे में, तो जो ये हेरत फेस्टिवल है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है कश्मीरी पंडित्स का। ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करा जाता है बाय अ नाइट ऑफ प्रोइंग फॉलोड बाय अ फीस्टिंग। अब यहाँ पे आप देख पाओगे प्रे करते हैं, व्रत रखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये हेरत का मतलब बोला गया है नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी शिवरात्रि। तो हेरत का मतलब है शिवरात्रि। तो बेसिकली उसके बेसिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को बधाइयाँ दी थी, वो यहाँ पर बात करी गई है। आते हैं आर्टिकल नंबर 6 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, लेकिन आज के इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये वापस से आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बात करी गई है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCTD, ठीक है, आप कैसे कह सकते हो उसे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो कि पहले तो एक लॉ लाया गया था, अभी यहाँ पर आप लोगों को मालूम है एक अमेंडमेंट करा गया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि दिल्ली के अंदर कुछ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, जो आप देख पाओगे इस तरीके से कॉलोनीज़ बसी हुई हैं, ठीक है। ये अनऑथोराइज्ड हैं, इलीगल हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इनको रेगुलराइजेशन का आप कह सकते हो दर्जा दे दिया गया है कि रेगुलर ऐसी चलती रहेंगी टिल 2023 2023 तक जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है टाइम पीरियड की। यहाँ पे ये जो कॉलोनीज़ हैं ये ऐसी चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नहीं उठाया जाएगा। तो बेसिकली वही यहाँ पर चीज़ बताई गई है। ओके, अब हाँ बस यही है, और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो ये लेजिस्लेशन है ये प्रोवाइड करा गया है अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के लिए, जो कि एग्जिस्ट करती हैं 1 जून 2014 तक, यानी कि 1 जून 2014 तक जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो सब अभी तक रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डेवलप करा है, जो उसके बाद जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं इलीगल तरीके से, वो नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं या फिर 1 जून 2014 तक की एग्जिस्टेड थी, वो चीज़ें जो है आने वाले टाइम तक रेगुलराइज करी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का जो है हमारा ये लास्ट आर्टिकल है। यहाँ पर बात करी गई है MSME के बारे में। MSME की फुल फॉर्म क्या है याद रखना, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसने उद्घाटन किया है 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स का। और ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स कहाँ पे ओपन करे गए हैं? एक तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर इन सेंटर्स का ओपन करा गया है। उसके साथ साथ 3 एक्सटेंशन सेंटर्स ओपन करे गए हैं बिग टेक्नोलॉजी सेंटर्स के। उसके बाद 7 मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस को ओपन करा गया है, ठीक है। तो याद रखना है अभी कहाँ पर, विशाखापट्टनम, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा डेवलपमेंट हुआ है। वो क्या है? MSME ने अपने 2 सेंटर्स को ओपन किया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या करेंगे? ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाएंगे जिससे कि कॉम्पिटिटिव बढ़ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, किस में? MSME के एरिया में, ठीक है। और जो ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं ये लोगों को ट्रेन करेंगे। लगभग 16,000 बच्चों को ट्रेन करा जाएगा इसके अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। उन लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद जो ये मिनिस्टर हैं इन्होंने साथ ही साथ लॉन्च किया है 7 उद्यम एक्सप्रेस मोबाइल वैन्स का, जो कि यहाँ पे मोबाइल वैन्स मतलब कि इधर उधर घूमने वाली मूवेबल वैन्स रहेंगी, जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगी, एक सपोर्ट देंगी MSME को इन द रिमोट एरियाज़। जो भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो छोटे मोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको एक छोटा सा सपोर्ट दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे अवेयर करा जाएगा लोगों को कि जो सरकार की स्कीमें आती रहती हैं लोगों को पता नहीं चलता है, तो उनसे उस चीज़ के बारे में भी रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों को अवेयर करा जाएगा, जागरूक करा जाएगा कि हाँ अब इस टाइम पर गवर्नमेंट की ये स्कीम लागू है, ओके। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आज के डेट से निकल कर आए थे। आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने पूरा स्ट्रांगली हिट करता हूँ इस वीडियो के अंदर UPSC को। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर आप लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये आर्टिकल्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नाउ। और देखो अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे फ्री की PDF है, या ज़रूर डाउनलोड करो, अपने नोट्स बनाओ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।